नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण विषय है आर्य समाज से आप क्या समझते हैं। आर्य समाज पर एक निबंध लिखें। दोस्तों, परीक्षा भी 3 दिन के पश्चात होने जा रही है, तो ऐसे में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, उन्होंने वैदिक संस्कृति को उत्कृष्ट बताया और वेदों की ओर लौट चलो का आह्वान किया। दोस्तों, किसी भी चीज़ का एक कारण होता है, किसी भी चीज़ की एक पृष्ठभूमि होती है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती, वह सीक्वेंस में चलती है, वह क्रमानुगत चलती है। तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना के पीछे महत्वपूर्ण परिस्थिति ये थी कि 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारत में पश्चिमीकरण का बोलबाला हो चुका था। सब प्रकार की परंपराएं, रहन सहन, आवास, सब प्रकार के आचरण जो करते थे वह प्रतिकूल हो गए थे। समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां, विसंगतियां उत्पन्न हो चली थी। मूर्ति पूजा हो, अनेक प्रकार के आडंबर हो चले थे। उस समय समाज में अजागरूकता भी थी। तो ऐसे में एक महान शख्स हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन आर्य समाज, आर्य संस्कृति के उत्थान के लिए न्योछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी राज्य के टंकारा गांव में 12 फरवरी 1824 को हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण आपका नाम मूल शंकर रखा गया। दोस्तों, इनके पिता का नाम अंबाशंकर था। दोस्तों, अंबाशंकर जी जो थे वो शिव की अगाध भक्ति से पूजा करते थे, लेकिन जो उनका पुत्र था विचारों से तार्किक ही निकला। दोस्तों, भूपेंद्र जी ने एक एग्जाम्पल के जरिए हमें समझाने की का प्रयास किया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में बाल्यकाल में ऐसी क्या घटना घटित हुई थी कि वह मूर्ति पूजा को निरर्थक समझने लग गए। अधिकांश मेरे दोस्त उस घटना को नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये अपने पिता के साथ शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करने के लिए गए थे। शिव की पूजा करते जाते समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ध्यान शिव की शिवलिंग पर पड़ा। उन्हें दृष्टिगत हुआ कि शिवलिंग पर कैसे एक चूहा चढ़कर खाना खा रहा है। इस घटना ने स्वामी दयानंद जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। तो दोस्तों, आगे बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती बचपन से ही हिंदी व संस्कृत के अद्भुत ज्ञाता हो गए थे। वे जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, मूर्ति पूजा जैसे गूढ़ विषयों का वह गहन चिंतन करते थे, मंथन करते थे। परिणाम स्वरूप उनका मन सांसारिक विषयों में उबलने लगा। पिता ने पुत्र को सांसारिक मोह माया में बांधने के लिए
उनका विवाह सुनिश्चित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। लेकिन वह अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए विवाह के पूर्व ही 21 वर्ष की आयु में घर से भाग निकले। दोस्तों, सिंपल सी बात है, कोई भी पेरेंट्स हो, मम्मी हो या चाहे पापा हो, उनको अपनी संतान के चरित्र के बारे में, आचरण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो उनको, उनके पिता को भी पता चल गया था कि मेरा बेटा मानने वाला नहीं है, ये तो, इसका दृष्टिकोण तो प्रतिकूल है, हम शिव की भक्ति पूजा करते हैं और ये ऐसे ऐसे विरोध कर रहा हमारा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, सांसारिक बंधनों में बांधने के लिए इनके पिताजी अंबा शंकर जी ने निर्णय लिया कि इनका विवाह कर दो जल्द से जल्द, ताकि ये भी अपना कुछ काम करे, व्यवसाय कर ले, जीवन गुजारे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती 21 वर्ष की आयु में ही घर से भाग निकल गए। दोस्तों, वह इसके घर से बाहर निकलने के बाद ही 15 वर्ष तक तो कोने कोने में, देश के कोने कोने में, यत्र तत्र सर्वत्र सत्य की खोज के लिए भटकते ही रहे। दोस्तों, एक घटना है, वो एक दिन जा रहे थे, सत्य की खोज के लिए भटक रहे थे, तो मथुरा में एक व्यक्ति मिले, स्वामी विरजानंद। आगे चलकर स्वामी विरजानंद ने शिष्य के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को भी स्वीकारा। दोस्तों, विरजानंद कौन थे? विरजानंद वेदों के प्रकांड विद्वान थे। इन्हीं के मार्गदर्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अष्टाध्यायी वेदांतों का गहन अध्ययन किया। दोस्तों, 2.5 वर्षों के अध्ययन के उपरांत उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि वैदिक धर्म, सभ्यता व संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। उनका एकमात्र लक्ष्य था संसार में फैली विकृतियां, बुराइयों, कुरीतियों, पाखंडों, आडंबरों को समाप्त करके वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापित करना। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती एक सक्रिय धर्म सुधारक व समाज सुधारक बन गए। उन्होंने अपना समस्त जीवन वेद व वैदिक सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी दयानंद जी ने समस्त देशों का भ्रमण किया, बहुत से देशों में घूमे, वो बहुत से विकसित देशों में या कहीं भी बहुत सारे स्थानों पर घूमे वो, और समकालीन पंडितों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंडों को दूर करने के लिए हरिद्वार में कुंभ के मेले के अवसर पर 1896 में पाखंड खंडनी पताका जलाई, उसकी स्थापना भी की। सन 1873 में कलकत्ता में पहुंचे और बंगाल के प्रमुख समाज सुधारक, फिर ये जाके कुछ व्यक्तियों से मिले, जिनमें से प्रमुखतः नाम है केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले। तो उन्होंने मिलजुल कर बातचीत कर ली कि भाई हम ये करेंगे, हम समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, आडंबर हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज में उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में पहली आर्य समाज सभा का गठन किया। दोस्तों, 10 अप्रैल 1875 जो एक अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है, संभावना ज़्यादा है इसकी। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में उन्होंने आर्य समाज का सभा का गठन किया। दोस्तों, 2 वर्ष के बाद 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद जी ने अपने विचारों को सर्वत्र फैलाने के लिए, समस्त देशों में विचरण करते हुए उन्होंने 41 पुस्तकें लिख डाली, जिनमें से बहुत ही लोकप्रिय हुई आगे चलकर, जिनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है, पढ़ सकते हैं आप।
दोस्तों 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी का अजमेर में निधन हो गया, मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके शिष्यों ने उनके शेष कार्यों को बढ़ाने का कार्य किया। आर्य समाज की उपलब्धियां। दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समाज की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। धार्मिक क्षेत्रों में दोस्तों 19वीं शताब्दी में जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज आंदोलन शुरू किया तो उस समय हिंदू धर्म अनेक कुरीतियां रूढ़ियों से घिरा हुआ था। आम लोग अशिक्षित थे, अजागरूक थे, अतः धर्म की मनमानी व्याख्या की जा रही थी, कोई भी भुला देता था। अब अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों पर शासन कर रहा है तो समाज का उत्थान कैसे होगा? समाज तो डूबेगा ही। तो ऐसी स्थिति में आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सरल बनाया, उसकी वेदों के आधार पर व्याख्या की, जगह जगह पाखंड खंडनी पताका जलाई। उन्होंने उपासना की वैदिक पद्धति पर प्राथमिकता दी, अर्थात वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ हवन करें। दोस्तों उन्होंने ये बात क्यों कही, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए? दोस्तों मंत्र में शक्ति होती है, शब्दों का दौलत से गहरा संबंध है। अगर ऐसा ना होता तो जीवन में या वेदों में, उपनिषद है, बहुत सारे जो वेद हैं उनमें मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। तो उनका दृष्टिकोण था कि मनुष्य अपने शुभ कर्मों से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। व्रत, पूजा, गंगा स्नान आदि से बुरे कार्य जो कर्म करते हैं क्षमा नहीं होते, माफ नहीं होते हैं। वह भूत प्रेत, जादू टोने व अन्य अंधविश्वास के घोर विरोधी थे। उन्होंने इन्हीं विचारों के आधार पर आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया। इन आंदोलन से हिंदुत्व का विचार सशक्त हुआ, समृद्ध हुआ, वैभव हुआ। सामाजिक क्षेत्र में दोस्तों समाज सुधार की दृष्टि से अवलोकन करें तो स्त्रियों की दशा को सुधारने व शिक्षा के प्रचार के लिए प्रशंसनीय प्रयत्न किए। प्रशंसनीय खुश की मतलब बहुत ही अच्छे कार्य किए, प्रयत्न प्रयास किए। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा जैसी घोर कुरीतियां जो समाज में विद्यमान हो गई थी उनका विरोध किया। समाज में अनाथालयों व विधवा आश्रमों की स्थापना की। घोर विध्वंसक आपदाओं व अकाल के समय आर्य समाज के सदस्यों ने बहुत ही अच्छे कार्य किए, प्रशंसनीय कार्य की। उन्होंने तर्क दिया, वेदों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि वैदिक युग में जाति या वर्ण जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि किसी व्यक्ति के वर्ण या जाति का निर्धारण उसके गुणों व कर्मों के आधार पर होता है। दोस्तों इनका मानना था कि समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं। समाज का जागरूक व्यक्ति ही समाज को सही दिशा निर्देश देकर समाज को जोड़ सकता है। दोस्तों कहते भी हैं ना, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर तो नादान भी रहते हैं। यानी इस संसार में, इस दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्त देश में अलग अलग बंदों का या अलग अलग व्यक्तियों का आचरण अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। वह समाज में समाज के अभिन्न अंग होते हैं। तो उन्होंने दलील दी कि समाज के जो सदस्य होते हैं वही समाज को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। समाज के जब सदस्य सशक्त होंगे तो समाज का विकास हो ही जाएगा, भाईचारे का भावना, समाज एकजुट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने समाज के जो लोगों से आह्वान किया कि आप अच्छे अच्छे कार्य करें, अच्छे अच्छे विचार रखें। तो सामाजिक क्षेत्र में जागरूक करने के लिए वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमे, उन्होंने भ्रमण किया। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा करते हैं।
दोस्तों स्वामी दयानंद का कथन था, शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सर्वप्रथम गुण है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रलिखित उल्लेखनीय कार्य किए। दोस्तों शिक्षा ही एकमात्र ऐसी कुंजी है जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। दोस्तों इनकी आज कही हुई बात आज हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में सबसे गले सड़े सिस्टमों में से एक है। दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो मात्र एक दिखावे के मात्र में है। वो चरित्र जो हम उस शिक्षा से ग्रहण कर रहे हैं, हमारे जीवन में व्यावहारिकता नहीं आ रही है। दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ, आप इस चीज़ को अवश्य ही समझ रहे होंगे, तो इसकी चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आर्य समाज की लाहौर शाखा ने जो शाखा 1877 में इन्होंने स्थापित की थी, तो एक शिक्षा की योजना बनाई और 1 जून 1886 लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती की पावन स्मृति में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना ही कर डाली। इस संस्था के प्रेरक लाला हंसराज थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वह इसके प्रधानाचार्य थे। उन्होंने पूरे समर्पण भाव से, बिल्कुल प्रेम भाव से कार्य किया, संचालन किया, नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया। 3 शब्द बता दिए अब। तो 3 साल बाद ही इस विद्यालय को DAV महाविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद तो निरंतर देश के कई भागों में DAV शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन संस्थाओं में संस्कृत व वैदिक साहित्य के साथ साथ पश्चिमी भाषा व साहित्य का पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। जालंधर, होशियारपुर, कानपुर आदि नगरों में स्थापित DAV महाविद्यालय काफ़ी विख्यात रहे, लोकप्रिय रहे। आज़ादी से पहले उच्च शिक्षा के प्रचार में योगदान इनका अविस्मरणीय रहा, उत्कृष्ट रहा, सर्वोपरि रहा। दोस्तों आर्य समाज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शिक्षा के प्रचार में पुरुषों को ही प्राथमिकता नहीं दी, महिलाओं का भी योगदान उन्होंने सर्वप्रथम ज़्यादा ही माना। तो उन्होंने महिलाओं के लिए 1890 में जालंधर में एक आर्य कन्या पाठशाला खोली गई। 1898 में महिला शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए एक पांचाल पंडिता नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया गया। पंडित लेखाराम व लाला मुंशीराम के नेतृत्व में गुरुकुल स्थापित करने पर बल दिया। आर्य समाज में यह गुट गुरुकुल पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण कि पंडित लेखाराम और लाला मुंशीराम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरुकुल स्थापना पर बल दिया कि भाई सबसे ज़्यादा गुरुकुल ही खोले जाएं। अब गुरुकुल में तो बहुत ही संपूर्ण व्यक्तित्व का के बारे में सुदृढ़ करने के लिए बताया जाता था। अच्छे अच्छे व्यवहार के लोग जाते थे पढ़ने। तो वहाँ उस परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने गुरुकुल कांगटी की स्थापना की, जो वर्तमान परिदृश्य में एक महाविद्यालय भी है। दोस्तों आज भी यह महाविद्यालय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यमान है, लेकिन इस प्रकार के जो गुरुकुल हैं कम संख्या में ही है हमारे वर्तमान में भारत में। दूसरी ओर लाला हंसराज के नेतृत्व में कॉलेज पार्टी ने DAV आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान रहा। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद चर्चा करें तो महिलाओं के बारे में इनका विचार सशक्त था। महिलाओं के लिए जालंधर में महाविद्यालय खोला था। पंजाब, होशियारपुर या अनेक ऐसे इलाके थे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया शिक्षा के प्रति। लोगों के घर जाकर के शिक्षा दी, प्रचार प्रसार किया कि भाई पढ़ो, आप पढ़ोगे तो कुछ
अच्छा प्राप्त करोगे, समाज में अवेयर किया, जागरूक किया। तो दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में इनके योगदान पर चर्चा करते हैं। इस संस्था ने आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना पैदा करके भारतीयों में राष्ट्रवाद की विचारधारा उत्पन्न कर दी। दोस्तों जैसे कि शिक्षा है, समाज है, जब शिक्षा समाज में उन्नति हो जाती है, सुदृढ़ता हो जाती है, एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो समाज तो अपने आप समझदार होगा। अब अपने आप समझदार होगा तो राष्ट्रीय भावना होगी, तो राष्ट्रीय भावना होगी तो समाज उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, उन्नति करेगा लगातार। तो इसलिए इन्होंने इन सेक्टरों पर ज़्यादा ध्यान दिया। सन 1883 में सत्यार्थ प्रकाश के नवीन संस्करण में स्वदेशी राज को लोकप्रिय बताया। उन्होंने बल दिया कि विदेशी राज कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन वह स्वराज से अच्छा नहीं हो सकता। इस प्रकार उन्होंने स्वदेशी और स्वराज की भावना को जागृत किया। आर्य समाज द्वारा संचालित DAV की गुरुकुल शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना जागृत की जाती थी। ऐसे आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग विद्यार्थी लेते थे। दोस्तों जो इनकी इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने अपने जीवन में 41 पुस्तकें लिखी थी, याद रहेगा, 41 पुस्तकें लिखी थी अपने पूरे जीवन काल में। सत्यार्थ प्रकाश जो इनका नवीन संस्करण हुआ उसमें हम पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हो। उसमें राष्ट्रवादी विचारों के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत से संक्षिप्त रूप से प्रतिपादित किया है राष्ट्रवादी विचारों के प्रति। और उसमें एक विचार है जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत अगर इसमें उपलब्धि, प्रवीणता, दक्षता प्राप्त कर ले तो भारत को जो प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहकर संबोधित किया जाता था, अनेक ऐसे देश, अनेक ऐसे आंकड़े, अनेक ऐसे देश ऐसी संज्ञा देते थे कि भाई ये तो सोने की चिड़िया का देश है भारत। और स्वदेशी जो वर्ड शब्द प्रयोग किया उसका आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही बड़ा योगदान होगा। अगर हम इसे अपनाएं तो हम पुनः एक अच्छी समाज की स्थापना कर सकते हैं। स्वदेशी राज, दोस्तों स्वदेशी शब्द अपना, देशी, हमारे जो समाज में जो हो रहा है, समाज के आसपास है जो घट रहा है। दोस्तों इसकी स्थापना के प्रति हमने बताया कि जाति प्रथा थी, अनेक प्रकार की कुरीतियां आ गई थी। दोस्तों कोई भी परंपरा है वो, जैसे अंग्रेजों ने कानून बनाए, यहाँ पर अंग्रेजों ने वहाँ पर अपने जो देश हैं वहाँ पर अनुसरण किया, वहाँ पर खान पीन बोलचाल रहन सहन जो हुआ है उन्होंने इस प्रकार आधार पर तो नहीं किया होगा कि भारत वाले ये अच्छे हैं, इनके विचारों का व्यवहार करें, इन जैसा व्यवहार करें। दोस्तों कोई भी परंपरा होती है वह उसके भूगोल के आधार पर ही होती है। जैसा कल्चर होगा, जैसा समाज में व्यवहार होगा, परिस्थितियां अनुकूल होगी तो वैसा ही वातावरण हो जाएगा। तो पश्चिमीकरण होता है वह जो अनुकूल देश होते हैं उन्हीं के लिए अनुकूल होता है। अब हम दूसरों की नकल करके कुछ करने लग जाएं, पश्चिमी चीज़ों का अंधानुकरण करने लग जाएं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँ तो प्राचीन काल में, छोटी बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। पहले जो थी हमारे यहाँ महिलाएं बैठ के खाना बनाती थी, जॉइंट को लुब्रिकेट करके रखती थी, तो उन्होंने तो बिल्कुल अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाता था। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज की महिलाएं, अब ज़माना बदल गया है, खड़े होके स्लैब पे बनाती हैं खाना। तो ऐसे में एक रिपोर्ट के हिसाब से ये हो गया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में जो महिलाएं हैं 80%, ये 80% जो है, आज आंकड़े के तौर पर बता रहा हूँ, 80% महिलाओं को जॉइंट और जो ये हड्डी की भंगुरता की समस्या उत्पन्न हो गई है।
दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों पहले तो हमारे समाज में नहीं होता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पश्चिमी चीज़ों का अंधानुकरण किया, उनकी देख देख के रीस की देखेगी भाई। जो ये प्राचीन काल में जो इनकी जो परंपराएं थी, प्राचीन काल में होता क्या था कि जो ये अंग्रेज थे वहाँ पर स्लैब वगैरह ये थी, तो वो इस कारण से थी कि भाई वो वहाँ ठंडा मौसम था, ठंडे मौसम में अब जूते वूते जराब बराब पहनते थे, तो सभी प्रकार से नीचे बैठेंगे तो ठंड लगेगी। तो वहाँ ठंड का मौसम था, जलवायु प्रतिकूल थी, तो इसलिए खड़े होकर खाना बनाती थी। तो हमारे समाज में तो इतनी ठंड वगैरह इतना नहीं है, माहौल जलवायु अनुकूल है, तो वहाँ जलवायु अनुकूल नहीं है, और यही कारण है कि यह समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे आज नासा ने मान लिया है कि जैसे हम पर प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं, हमारे भारतीय जो संस्कृति है सनातनी है, जो हम जैसे कि यहाँ कहते हैं कि पाखंड करते हैं, ये तो सपेरों का देश है, बहुत जो संज्ञा देते आए हैं बहुत से लोग। आज नासा ने भी स्वीकार कर लिया दोस्तों कि जब हम शंख बनाते हैं तो वहाँ की जो वायु है, वायु के जो जीवाणु हैं वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। आज नासा ने स्वीकार कर लिया है कि भारतीय समाज में जो जैसे यहाँ पर जो पूर्व में यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने नमस्कार शब्द का प्रयोग किया, संपूर्ण भारत से यह शब्द विख्यात हुआ, विश्व विख्यात हुआ, नमस्कार करने आए थे वो। तो हर विचार भारतीय संस्कृति में जो भी परंपराएं हैं वह बहुत ही ज्ञान विज्ञान पर आधारित रही हैं। आज वैश्विक महामारी कोरोना की चर्चा करें तो आज अमेरिका, यूरोप जैसे देश हैं वहाँ पर योग कर रहे हैं, योग प्राणायाम, दूध में हल्दी डाल के पी रहे हैं। तो ये तो हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में बहुत सालों से चली जा रही थी भाई। तो यही कारण है कि हमारा समाज जो दिख रहा है, अब प्राचीन जो परंपराएं हैं उनका अभाव हो गया, हम उनको दरकिनार करते चले गए कि भाई ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। अब कोई व्यक्ति अपने को स्वयं से ही पिछड़ापन कहने लग जाएगा तो वह अपनी अच्छी चीज़ों का तो त्याग कर देगा और जो बुराई की चीज़ें हैं उसको अपना कर लेगा। तो अच्छी चीज़ों को अपनाने की बजाय गंदी चीज़ों का अंधानुकरण किया, और यही कारण है कि समाज हमारा, हम जैसा कि आप बताने की जरूरत नहीं है कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों निष्कर्ष पर आते हैं। निसंदेह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सामाजिक एकता लाने में और राष्ट्रीय एकता के उदय में आर्य समाज की उत्तर भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का प्रश्न जो हमने समझाया, एक एक वर्ड बोल के बताया, जो लिखा था वो भी बताया, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आने की संपूर्ण संभावना है, क्योंकि इसके कारण समाज में बहुत ही बदलाव हो गए थे। कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जो इस पर समाज में इस कुरीति के खिलाफ लड़ सके। तो इसी प्रकार से इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा दृष्टिकोण है कि इस जो 2-3 दिन में होने वाली परीक्षा है इसमें प्रश्न आना ही आना है और रोक भी नहीं सकती। चलो धन्यवाद दोस्तों।